हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ नई जानकारी जानेंगे डिगेसा टावर और स्ट्रॉन्ग बेस आयन और स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन जो कि डीएम प्लांट में लगा रहता है और यह काम कैसे करता है उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे, क्योंकि कई जगह इंटरव्यू में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वेसल कितना बड़ा था, वाल कैसे खोलते थे ना। आपने अगर केमिकल से अगर पढ़ाई करी है तो आपको इंटरनली जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए, अब आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे डिगेसा टावर से। तो देखिए, डिगेसा टावर जो होता है वो इस तरह का अपीयर होता है, यानी कि देखने में सेम टू सेम इसी तरह रहेगा और कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज होता रहता है। तो इसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं। वाटर इनलेट लाइन, वाटर आउटलेट लाइन, फैन, लेवल कंट्रोल चैनल, फ्लोट, ड्रेन वॉल, ड्रेन लाइन, डिफ्यूजन डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, कॉन्टैक्ट मास, सपोर्ट प्लेट, वाटर टैंक और कॉन्टैक्ट मास। तो इस तरह का कुछ अपीयर होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा एक नंबर में देखेंगे तो वाटर इनलेट है, दो नंबर में वाटर आउटलेट है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा फोटो देखते हैं, उसमें कुछ और नई जानकारी देखते हैं। ये देखिए इस तरह का दिखता है। क्या है? फ्रॉम कटायन एक्सचेंजर, मतलब कि एसएससी से स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन से पानी हमारा डिगेसर टावर में आता है। और यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंकलर सिस्टम टाइप का एक डिस्पर्सन हेडर लगा रहता है, जो क्या करता है पानी में एक तरह से देखा जाता है, जो हम लोग नीचे से एयर दे रहे हैं तो वो पानी को चारों तरफ फैलाता है, एक तरह से स्प्रे करता है ताकि वह एयर और पानी का कांटेक्ट अच्छी तरह से हो सके, जिससे हमारा CO2 हमारा एटमॉस्फेयर में निकल सके। तो यहाँ देखेंगे ये डिगेसर टावर है, ये हमारा एयर ब्लोअर है जिसको हम लोग डिगेसर ब्लोअर भी कहते हैं। और उसके नीचे ये जस्ट हम लोग एक टैंक लगा देते हैं जिसको हम लोग डिगेसर वाटर संप कह सकते हैं या तो डिगेसर स्टोरेज टैंक कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस पानी को एनायन एक्सचेंजर में भेज देते हैं ट्रीट होने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दूर से डिगेसर टावर कुछ इस तरह का अपीयर होता है। ये और भी टैंक्स होते हैं जैसे PSF हो गया, कटायन एनायन हो गया। तो आप देख सकते हैं यह एक फील्ड में लगा हुआ प्लांट है, जैसे यहाँ पर दो PSF लगाए गए हैं, ये हमारे दो कटायन है, इसके बाद डिगेसर टावर है, डिगेसर स्टोरेज टैंक है, और उसके बाद ये दो एनायन है, एक एनायन है और एक MB है। तो डिगेसर टावर इस टाइप का कुछ दिखता है, देख सकते हैं आप। और ये भी एक दिखाया गया है कि एक इन्फ्लुएंट कटायन रेजिन में जाता है, फिर हमारा डिगेसर टावर में जाता है, फिर डिगेसर स्टोरेज टैंक में, फिर उसके बाद एनायन में चला जाता है और इफ्लुएंट से बाहर हो जाता है। इस चित्र में आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक इन्फ्लुएंट और इफ्लुएंट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है कि जो पानी हम लोग ट्रीट करते हैं और इनलेट में लेते हैं उसको हम लोग इन्फ्लुएंट बोलते हैं, और जो हमारा ट्रीटेड वाटर निकल जाता है उसको हम लोग इफ्लुएंट बोलते हैं। देख सकते हैं CO2 रिमूव होता है। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कि आखिर होता क्या है ये चीज़। तो देखिए डिगेसर टावर का यूज पावर प्लांट में डीमिनरलाइजेशन डीएम प्लांट में होता है। यह टावर मेनली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर कटायन एक्सचेंजर के बाद लगाया जाता है। तो कटायन एक्सचेंजर के बाद एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके बारे में नीचे डिटेल में दिया गया है। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन इन डिगेसर टावर स्ट्रॉन्ग एसिड आउटलेट के बाद जो लगा रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या करता है। जब रॉ वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन कॉलम से गुजारा जाता है तो इसमें से कटायन यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और भी तरह के आयंस जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने पास, वो रिमूव हो जाते हैं। ये कटायंस H पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है। जो ये आपने तीनों आयंस देखे ना, ये H पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो जाता है और ये पॉजिटिव आयंस रेजिन के ऊपर मतलब कि एक्सचेंज हो जाता है। इस रिएक्शन के बाद वाटर में कौन से आयंस बचते हैं, कहीं कहीं पर ये भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से आयन बचेंगे? मेनली कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड, सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो HCl और H2SO4 निकलता है आउटलेट में। रिएक्शन क्या बनती है वो आप नीचे देख सकते हैं।
और जो H2CO3 होता है यानी कि कार्बोनिक एसिड, ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है। इसके लिए हम लोग इसको डिगेसर टावर के माध्यम से निकालते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है कि डिगेस टावर का रोल क्या होता है, कहीं कहीं पर ये पूछा जाता है। तो डिगेस टावर में वाटर को टॉप से फीड किया जाता है और बॉटम से एयर ब्लोअर के थ्रू पास किया जाता है। यानी कि ये देखिए, ऊपर से हमारा पानी आ रहा है जो हमारा कटायन एक्सचेंजर से है, और ये हम लोग ब्लोअर चला रहे हैं। तो इन दोनों में जब कांटेक्ट होता है तो जो हमारा CO2 है वो बॉन्ड टूट जाता है और वह एयर के साथ बाहर चला जाता है, और H2O हमारा यहाँ स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है। अब देखेंगे कि इस प्रोसेस में H2CO3 कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन करता है। फिर कहीं कहीं पूछते हैं कि मेन रिएक्शन क्या होती है डिगेसर टावर में। तो देखिए, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3 जो टूटता है तो एक पानी और एक CO2 बनाता है। तो CO2 गैस निकल जाता है डिगेशन प्रोसेस से, वाटर का कंडक्टिविटी कम हो जाता है। इस स्टेप के बाद ही वाटर एनायन कॉलम में जाता है। तो कंडक्टिविटी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर फीड कंडक्टिविटी आप 100 फीड कर रहे हैं तो आउटलेट में आपका उससे कम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो 70-60 इस अराउंड में हो जाता है। पूरा कम नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी कम हो जाता है। जैसे कैटायन एक्सचेंजर में कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, उसमें अगर आप 100 फीट करेंगे तो 180, 190, 170 इतना उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए समरी टेबल दिया गया है, कैटायन एक्सचेंजर, डिगेसिंग टावर और कंडक्टिविटी चेंज होता है। तो तीनों का रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या रिएक्शन होता है। अगर डिगेस टावर नहीं लगाया हो तो CO2 एनायन एक्सचेंजर में जाके रेजिन का आयनिक लोड बढ़ा देता है। यानी कि जो हम लोगों ने कंडक्टिविटी देखी थी हम लोगों ने कैटायन आउटलेट की, तो सेम कंडक्टिविटी हमारी एनायन में फीड हो जाएगी। और आयनिक लोड बढ़ने से SBA जल्द ही एग्जॉस्ट हो जाता है। यानी कि जो उसका OBR सेट किया गया है आउटपुट बिटवीन रिजोनेशन, यानी कि 2000 मीटर क्यूब 3000 मीटर क्यूब हम लोग उससे पानी को फिल्टर कर सकते हैं, तो उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते NaOH का केमिकल कंजप्शन भी बढ़ता है। यानी कि हम लोग एनायन को जो रिजोनेशन करते हैं NaOH कॉस्टिक से, इसके उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोग डिगेसा टावर को लगाते हैं मेनली। देखिए इसलिए डिगेस टावर लगाकर CO2 पहले ही हटा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कटायन एक्सचेंजर SAC स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन, पर्पस क्या होता है कटायंस का, जो कटायोनिक कंडक्टिविटी है मतलब कि पॉजिटिव, तो उनको क्या करता है रिमूव करता है और उनकी जगह H पॉजिटिव आयंस रिप्लेस करता है। और रिएक्शन क्या होती है वो आप नीचे देख सकते हैं मेन रिएक्शन। और इसमें आउटलेट में आप देखेंगे कि उसका पीएच भी डाउन हो जाता है। इसके लिए कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इनकी वजह से क्या होता है कि जो भी पीएच रहता है उसका पीएच कम हो जाता है फीड के अकॉर्डिंग। देखिए इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं इनलेट और आउटलेट के। तो इनलेट का पीएच 7 to 8.5, आउटलेट का पीएच 3.5 to 4.5। क्यों? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है। फिर फ्लो रेट ये हो गया 20 to 40 BV पर आवर, मतलब बेड वॉल्यूम पर आवर। इसको आप मीटर क्यूब पर आवर में भी बोल सकते हैं। फिर टेम्परेचर हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। देखिए कंडक्टिविटी हाई रहती है बिकॉज ऑफ एसिड फॉर्म्स होता है उसके अंदर, इसमें कैटायन के आउटलेट में। तो चलिए देखते हैं अब डिगेसर टावर में। तो डिगेसर डिगेसर टावर में क्या होता है आपको मैंने आगे पहले ही बताया कि जो कार्बोनिक एसिड आता है वो कैटायन के बाद बनता है, और उससे जो CO2 गैस का फॉर्म होता है वो रिमूव करते हैं हम लोग कहाँ डिगेसर टावर में। रिएक्शन क्या होती है आप देख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड H2O में एक H2O बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाकी आप पैरामीटर्स देख सकते हैं कि इनलेट का पीएच 4 to 4.5 होता है, पीएच आउटलेट का हमारा पीएच बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 जब रिमूव होता है तो वाटर थोड़ा मतलब कि स्लाइडली एसिडिक ही रहता है, लेकिन पानी इनलेट के अकॉर्डिंग आउटलेट में जो पीएच रहता है वो बढ़ जाता है। और CO2 रिमूवल क्या होता है 90 to 98%, इससे हमारा
CO2 रिमूव हो जाता है इस प्रोसेस से, मतलब डिगेसर टावर से। लेकिन अगर डिगेसर टावर का आप अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे कि उसका सक्शन स्टैनर क्लीन करना, डिस्चार्ज का स्टैनर क्लीन करना, जो अंदर पॉल रिंग्स लगी रहती हैं उनको क्लीन करना, अच्छे से देख रेख नहीं करना, हो सकता है कि आपका मोटर का आरपीएम डाउन हो गया हो, तो ये सब चीज़ें देखनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये रेशियो दिया है ना 90 to 98%, ये जितना कम होता जाएगा उतना हमारा एनायन में आयनिक लोड बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एनायन एक्सचेंजर, अब देखिए इसका पर्पस क्या होता है, बहुत जगह पूछा जाता है कि एनायन एक्सचेंजर आखिर लगाया क्यों जाता है, पर्पस क्या होता है। तो पर्पस होता है कि जो भी हमारे नेगेटिव आयंस रहते हैं जैसे क्लोराइड, सल्फेट, सिलिकॉन को रिमूव करता है और OH आयंस रिप्लेस करता है, यानी देता है। मेन रिएक्शन क्या होती है, आप रिएक्शन देख सकते हैं, पीछे से जो कटायंस है हमारा निकला था HCl और OH मिलके H2O बन गया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और 2 OH आयन मिलके 2 पानी और 1 सल्फेट बन गया। इसी तरह से आप बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, मेनली होती है हमारी ये वाली HCl प्लस OH वाली, मतलब H2O बनाने के लिए। पैरामीटर्स देख सकते हैं कि इनलेट का पीएच रहता है इतना, आउटलेट में थोड़ा पीएच बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है आउटलेट की, और सिलिका कम हो जाता है, यही सब चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं, ये है लास्ट पार्ट आज के वीडियो का, जिसका मैंने नाम दिया है कंपैरिजन टेबल, कटायन वर्सेस डिगेसर वर्सेस एनायन। तो इसको आप एक अच्छा सा प्रिंट ले करके इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए पैरामीटर क्या है कि मतलब क्या क्या रिमूव होता है, तो ये देखिए पॉजिटिव आयंस, CO2 जो कि सल्फ H2CO3 के फॉर्म में रहता है, फिर यहाँ पर निगेटिव आयंस, फिर एड्स क्या होते हैं, मतलब कि वो अपने पास से क्या देता है, क्या रिमूव करता है। तो ये देखिए H पॉजिटिव आयंस रिप्लेस होता है, और इसमें आयन एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन एयर दिया जाता है, और इधर OH आयंस रिप्लेस होते हैं। फिर आउटलेट का पीएच देखिए, कटायन में इतना पीएच रहता है, फिर थोड़ा बढ़ता है डिगेसर टावर में, फिर बढ़ता है एनायन एक्सचेंजर में। कंडक्टिविटी हाई कंडक्टिविटी रहती है कटायन आउटलेट की, फिर उससे कम हो जाती है डिगेसर टावर में, उसके बाद वेरी लो हो जाती है एनायन एक्सचेंजर में। अब केमिकल कौन कौन सा यूज होता है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, रीजनरेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली HCl का ही यूज किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें सिर्फ ब्लोअर का ही, मतलब ब्लोअर ही हम देते हैं, एयर ही देते हैं, उसी का ही मेंटेनेंस वगैरह रहता है बस। फिर एनायन क्या होता है, एनायन में NaOH का से रीजनरेशन करते हैं, मतलब इस केमिकल का यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि वो भी ऐसी ऐसी वीडियोस देख के कुछ पढ़ सकें। और अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर इसके अलावा कुछ भी आपको जानकारी चाहिए किसी और भी पावर प्लांट के बारे में या STP प्लांट के बारे में, तो मैं उस पर एक डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाई। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।